नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रश्मि गोगोई राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। इसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हमने बात की थी प्रकाश संश्लेषण की अध्याय 10 की, और अब हम करेंगे इसके अभ्यास प्रश्न। पिछले वीडियो में हमने पूरी बात कर ली थी कि किस तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होती है और किस तरह से जो है अप्रकाशिक और प्रकाशिक दो पार्ट में होती है। प्रकाशिक जो है ग्रेना में होता है, अप्रकाशिक स्ट्रोमा में होता है ना। सारी साइकिल्स के बारे में बात, केल्विन चक्र, बेंसन चक्र, C3 चक्र भी कहते हैं उसको, C4 चक्र है उसके बारे में बात की थी, हेचेन-स्लेक के बारे में बात की थी, कैम चक्र के बारे में बात की थी हमने। साथ ही हमने ये देखा था कि किस तरह से पर्यावरणीय कारक जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करते हैं, आंतरिक कारण जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करते हैं। ब्लैकमैन का सीमाकारी प्रभाव हमने पढ़ा था। आज हम करेंगे इसके अभ्यास प्रश्न शुरू। तो अभ्यास प्रश्न में सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न लेते हैं, जिनमें पहला है पर्णहरित अणु के केंद्र में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो आपको एक चित्र बताया गया था जिसमें Mg तो था, वो बीच में था, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? Mg। वर्णक तंत्र 2 का संबंध किससे है? तो वर्णक तंत्र 2 में जो PS2 होता है वो जल के प्रकाशी का अपघटन करता है। प्रकाश तंत्र 1 व प्रकाश तंत्र 2 में अभिक्रिया केंद्र कौन से होते हैं? तो आपको बताया गया था कि प्रकाश तंत्र A में P700 होता है ना, और इसमें P680 होता है। तो इसका सही उत्तर होगा अ। ऑक्सीजन का उत्पन्न होना किससे संबंधित है? जो ऑक्सीजन, जब प्रकाशिक अपघटन की जब हमने बात की थी तो PS2 में होती है प्रकाशिक अपघटन की क्रिया, जिसके फलस्वरूप क्या निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है। तो इसका सही उत्तर होगा PS2। C3 व C4 पादपों में एक प्रमुख अंतर करने वाली प्रक्रिया जो है वो क्या होती है? तो C3 पादपों में जो है वो क्या होता है? प्रकाशीय श्वसन होता है ना। तो कौन सी है? प्रकाशीय श्वसन। प्रकाश संश्लेषण की इकाई है, प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटासोम होती है। जल के प्रकाशीय अपघटन हेतु क्या आवश्यक है? तो जल का जब प्रकाशीय अपघटन होता है तब मैंगनीज की उपस्थिति जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रकाश संश्लेषण में विमुक्त ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन और जल का ऑक्सीकरण होता है, तब क्या होता है? ऑक्सीजन जो है वो विमुक्त होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन और जल का ऑक्सीकरण। प्रकाश संश्लेषण में विमुक्त ऑक्सीकरण का स्रोत क्या है? तो बहुत पहले तक तो ये माना जाता था कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन जब इस वर्तमान में इसके लिए और परीक्षण किए गए तब पाया गया कि जल जो है वो मुक्त करता है ऑक्सीजन को। और ये जो जल जो वो ऑक्सीजन को मुक्त करता है, ये किसने बताया था आपको? प्रिस्टले ने बताया था, है ना। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है कहाँ? स्ट्रोमा के अंदर। प्रकाशिक तो होती है ग्रेना में और अप्रकाशिक होती है स्ट्रोमा में। निम्न में से क्रेंज आंतरिकी कहाँ, किस में पाई जाती है? तो ये क्रेंज आंतरिकी आपको बताया था कि फ्लोएम, है ना, ये तो है फ्लोएम, ये है आपका जाइलम, ठीक है। और इसके जो आसपास है एक माला के जैसे लगी हुई होती हैं इसकी कोशिकाएं, ठीक है। और ग्रीक में क्रेंच, किसको? माला को क्रेंच कहते हैं इसको, है ना। ये इस तरह से माला के जैसे लगी हुई होती हैं, ठीक है। तो ये C4 पादपों में ऐसा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा C4। C4 चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद कौन सा होता है? आपको पता है 4 कार्बन वाला उत्पाद होता है OAA, ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड, है ना, OAA। CO2 के 6 अणुओं के अपचयन के लिए अचक्रीय फास्फोरिलेशन में होते हैं। आपको पता है कि जब 6 अणुओं के अपचयन के लिए अचक्रीय फास्फोरस में 36 हाइड्रोजन आयन की आवश्यकता, 24 हाइड्रोजन आयन की आवश्यकता आपकी होगी, है ना, क्योंकि 6 है ना, तो हर उसमें 4 निकलते हैं, 4 हाइड्रोजन आयन निकलते हैं। आपको बताया था कि वो 4H+ E, है ना, प्लस O2, ये क्रिया हुई थी। तो एक में जब 4 निकल रहे हैं तो 6 में कितने निकलेंगे? 6 × 4, 24H+। प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण यानी PAR में
कितनी तरंग दैर्ध्य पाई जाती है? तो आपको बताया गया था कि 400 nm से लेकर के 700 nm परास की तरंग दैर्ध्य होती है। अब है अति लघुतरात्मक प्रश्न। सूर्य प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कीजिए। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण की क्रिया जो है वो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहलाती है। यानी 6 CO2 + 12 H2O प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज और पानी, और क्या मुक्त होती है? आपकी ऑक्सीजन जो है वो मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद है 3PGA यानी फास्फोग्लिसरिक एसिड। पर्णहरित A और पर्णहरित B में क्या अंतर है? तो आपको पता है कि पर्णहरित A जो है वो आपका मेन वर्णक है ना, जिसको सार्वत्रिक वर्णक कहते हैं, जबकि पर्णहरित B जो होता है वो सहायक वर्णक होता है। अगर हम इनके मूलानुपाती सूत्र को देखें तो C55H22O5N4Mg और इसमें C55H70, यहाँ पे H72 थे, यहाँ 70 है, यहाँ O5 है, यहाँ O6 हो जाता है, N4 और Mg। ठीक है, ये है आपका क्लोरोफिल B। NADP का पूरा नाम लिखिए, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट। प्रकाशीय श्वसन में भाग लेने वाले कोशिकांगों का नाम लिखिए। तो प्रकाशीय श्वसन में कौन कौन से कोशिकांग भाग लेते हैं? आपके हरितलवक, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, ये 3 जो हैं आपके प्रकाशीय श्वसन में काम में लेते हैं। आप याद कीजिए जो अलग अलग रूप में आपको बताया गया था, जिसमें रुबिस्को ऑक्सीजनेज एंजाइम जो है वो कार्य करता है। पादप कार्यकी का जनक किसे कहा जाता है? स्टीफन हेल्स को कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशिक तथा अप्रकाशिक अभिक्रिया के स्थल का नाम बताइए। तो प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है? ग्रेना में, है ना, हरितलवक के ग्रेना भाग में होती है, और अप्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है वो स्ट्रोमा भाग में होती है। सीमाकारी कारक का नियम क्या है? इसके अनुसार यदि कोई प्रक्रिया होती है तो उसमें बहुत सारे कारक जो हैं वो पार्ट लेते हैं, लेकिन जो कारक सबसे कम होता है, निम्न होता है, उसका प्रभाव जो है प्रकाश संश्लेषण की दर पर पड़ता है। ये वाली बात उसमें बताई गई है ना। उस प्रक्रिया की दर उस कारक पर निर्भर करती है, ये उस कारक से सीमित होती है जो सबसे कम मात्रा में उपस्थित होता है। जैव मंडल में सर्वाधिक अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन, ये आपको बताया था जब पढ़ाया था, तो रुबिस्को प्रोटीन जो है वो सबसे ज़्यादा पूरे जैव मंडल में पाया जाता है। रेड ड्रॉप की घटना दृश्य स्पेक्ट्रम के किस भाग में होती है? तो रेड ड्रॉप की जब घटना की थी तब हमने बताया था कि इमर्सन ने क्या किया था? इमर्सन ने केवल रेड प्रकाश में, है ना, केवल लाल प्रकाश में, दृश्य प्रकाश के केवल लाल प्रकाश को एक पौधे पर दिया था और वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की दर देखी थी किस तरह से हुई थी, तो वो कम हो गई थी, तो इसलिए उसको रेड ड्रॉप प्रभाव कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में सहयोगी वर्णक कौन से हैं? तो कैरोटीनाइड्स और आपके फाइकोबिलिन्स जो हैं वो आपके क्या है? सहायक वर्णक होते हैं। प्रकाश श्वसन एक नष्टकारी अभिक्रिया है, ये बात बताई गई थी, क्योंकि प्रकाश श्वसन में क्या होता है, भोज्य पदार्थ जो है वो विघटित तो होते हैं, लेकिन इसमें कोई ऊर्जा जो है वो नहीं निकलती है ना, मुक्त नहीं होती है, निकलती नहीं है, इसीलिए ये एक नष्टकारी अभिक्रिया होती है। अब बात करते हैं लघुतरात्मक प्रश्नों की। तो प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त वर्णक कौन कौन से हैं? तो आपको बताया गया था पर्णहरित, कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स, ये 3 तरह के जो वर्णक उपस्थित होते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि इसमें प्रधान जो है वो पर्णहरित होता है। अब हरितलवक की संरचना का अगर हम वर्णन करें, और 2 प्रश्न आपके एक जैसे लगभग दिए हुए हैं, तो पर्णहरित की अणु की संरचना जब हम देखते हैं तो ये सर्वप्रथम किसने दी थी? विल्स डॉटर, स्टील और फिशर ने दी थी, है ना। और उसने बताया था कि किस तरह से ये जो है इसके बीच में सेंटर में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। ठीक है, और इसकी हमने देखा था कि एक सिर होता है और साथ में क्या होती है? पूंछ होती है। ठीक है, जिसको फाइटोल श्रृंखला द्वारा जो निर्मित ये पूंछ होती है, जिसको पोरफायरिन कहते हैं, है ना। और इसके तृतीय कार्बन पर क्या होता है? मिथाइल होता है, जबकि क्लोरोफिल बी में CHO लगा हुआ होता है ना। टेट्रापाइरोल वलय के केंद्र में
केंद्र में क्या होता है, मैग्नीशियम लगा हुआ होता है ना। टेट्रा पायरोल जो होते हैं, टेट्रा मतलब चार पायरोल रिंग है, ये देखिए, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। चार पायरोल रिंग के बीच में क्या लगा हुआ है, मैग्नीशियम लगा हुआ है, ठीक है। और ये जो चौथी पायरोल रिंग है, यहाँ से एक लंबी श्रृंखला निकल रही है। फिर इसका सूत्र C55H72O5N4 Mg और क्लोरोफिल बी का होता है आपका C55H70O6N4 और Mg, O6N4 और Mg होता है, ठीक है। क्लोरोफिल ए जो है उसके तीसरे कार्बन पर क्या था, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था, CH3 ग्रुप लगा हुआ है, और क्लोरोफिल उस पे एल्डिहाइड CHO ग्रुप लगा हुआ होता है। क्लोरोफिल ए जो है वो नीले हरे रंग का तथा क्लोरोफिल बी पीले रंग का वर्णक होता है। तो आपके जब प्रश्न आएगा तो आपको इसी तरह से पूरी यहाँ से चित्र बनाते हुए कि किस तरह से टेट्रापायरोल रिंग्स होती हैं 4 और उसके बीच में Mg लगा हुआ होता है। फिर उसके बाद ये जो चौथी पायरोल रिंग है, यहाँ से क्या निकलती है, आपकी टेल निकलती है ना, जिसको पोरफायरिन जो होता है उसको बोलते हैं टेल, पोरफायरिन फाइटोल श्रृंखला बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसमें जो थर्ड कार्बन है उस पर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इस पर CHO ग्रुप लगा हुआ है। ये पूरी बात आपको लिखनी पड़ेगी। क्लोरोफिल ए और बी के सूत्र भी आप लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न है, ब्लैकमैन का पादप कार्य में क्या योगदान है। तो आपको पता है कि ब्लैकमैन ने ही अप्रकाशिक अभिक्रियाओं के बारे में पहले स्टार्ट में बताया था कि अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है, यानी जिसमें कि लाइट की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, तापमान का प्रभाव पड़ता है। और साथ ही ब्लैकमैन ने एक और सिद्धांत दिया था, कौन सा, सीमाकारी सिद्धांत दिया था, जिसमें ये बताया था कि कोई भी प्रक्रिया है उसमें बहुत सारे कारक उसको प्रभावित करते हैं, लेकिन जो कारक सबसे कम होता है उसके कारण ही उसकी दर जो है वो उस पर निर्भर करती है। अब C3 और C4 चक्र में क्या अंतर है ये बताइए। तो इसके लिए हम अंतर जब भी लिखेंगे तो इस तरह से एक चार्ट ज़रूर बना लीजिएगा। आप चार्ट बना करके और फिर आंसर देंगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। तो इस तरह से लक्षण एक बार लिख लीजिए आप। अनुकूल तापमान C3 चक्र के लिए 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और C4 के लिए ज़्यादा ज़रूरत है 30 से 40। क्रैन शारीरिकी इसमें होती नहीं है, उसमें होती है। प्रथम स्थायी उत्पाद इसका होता है PGA, उसका होता है OA, ठीक है। इसका 3 कार्बन होता है, उसका 4 कार्बन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण इसमें पर्ण मध्योतक में होता है, उसमें पर्ण मध्योतक और साथ में कौन सी होती हैं, उसके साथ मूल आच्छादित कोशिकाएं भी होती हैं, ठीक है। और CO2 का प्रथम ग्राही इसमें क्या होता है, इसमें होता है RUBP, है ना, 5 कार्बन होता है। इसमें PEP होता है जो कि 3 कार्बन यौगिक है। ये पूल आच्छादित होती हैं, इनको पूल आच्छादित बोलते हैं, पूल आच्छादित कोशिका। फिर कार्बोक्सिलीकरण के लिए इसमें रुबिस्को एंजाइम है, उसमें PEP कार्बोक्सिलेज और रुबिस्को दोनों काम में आते हैं। प्रकाश श्वसन इसमें होता है और उसमें अनुपस्थित होता है। उत्पादकता नष्टकारी प्रकाश श्वसन के कारण कम होती है और उसमें अनुपस्थिति के कारण जो है उत्पादकता उसकी अधिक होती है। तो इस तरह से आप पूरा चार्ट बना करके और इसका आंसर करेंगे। ग्रेसुलेशियन अम्ल उपापचय द्वारा CO2 का स्थिरीकरण होना शुष्कोद्भिद तथा मांसलोद्भिद पादपों में कार्य के अनुकूल है। समझाइए। अब ये कैम्प चक्र के बारे में इसमें आपको बताना है, ठीक है, कि ग्रेसुलेशियन अम्ल उपापचय मांसलोद्भिद और शुष्कोद्भिद में पाए जाने वाले कार्य के अनुकूलन जो है, जिसके द्वारा जल हानि के बिना ही, है ना, क्योंकि मांसल में भी इसीलिए वो मांसल बनते हैं क्योंकि पानी की कमी होती है, और शुष्कोद्भिद में भी क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी है। तो यहाँ पे जल हानि के बिना ही कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करके कर लेते हैं ये, इसीलिए इस उपापचय क्रिया का अध्ययन ग्रेसुलेशियन अम्ल उपापचय कहा गया है। और इसको जैसे ये अगेव है और अनानास है, नागफनी है, इन सब पादपों में ये CM चक्र उपस्थित होता है। यहाँ तक हमारे कैसे हो गए, ये हमारे हो गए हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुत्रात्मक प्रश्न और लघुत्रात्मक प्रश्न। यहाँ तक हमने ये पूर्ण कर लिए कैम्प चक्र के बारे में बता करके, है ना। ये अगेव है, अगेव, है ना, अनानास और नागफनी, ठीक है।
अब हम अगले वीडियो में जब बात करेंगे तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे निबंधात्मक प्रश्नों के बारे में, लेकिन सारे प्रश्न न बता करके हम जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनके साथ साथ, क्योंकि हमारे सभी वीडियो में जो है वो चीज़, जो भी हमारे प्रश्न बनते हैं वो सभी वीडियो के आधार पर ही बनते हैं। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।